तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत। मैं उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इसी 15 सितंबर को दिल्ली के बराबर गाजियाबाद में, गाजियाबाद के बराबर मुरादनगर में एक शख्स जिनका नाम ब्रजेश त्यागी था, वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट ये थी कि उनका एक बेटा जो 25 साल का, वो गायब है, और गायब है 8 सितंबर से, और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो पहले पूछा गया, पुलिस ने पूछा कि भाई 8 सितंबर से गायब है, आप एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट लिखाने आ रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि हम उसको पहले तो आसपास में तलाश रहे थे। फिर ब्रजेश त्यागी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने भाई से भी कहा था एक रिपोर्ट लिखाने के लिए, उनका भाई, छोटा भाई लीलू त्यागी, लेकिन वो कह रहा था कि पहले ढूंढ लेते, किसी दोस्त के साथ चला गया होगा, कहीं इधर उधर चला गया होगा, तो इसीलिए लेट हो गई। खैर 15 सितंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और अब तफ्तीश शुरू कर दी। रेशु नाम था इस लड़के का जो गायब हुआ था, रेशु त्यागी। अब मुरादनगर पुलिस इसमें जुट गई कि कहाँ जा सकता है। बाकी लोगों से पूछताछ के साथ साथ अब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल को भी खंगालना शुरू किया गया। इस दौरान में पुलिस को ये पता चला कि रेशु त्यागी के गुमशुदगी के पीछे उसके पिता ब्रजेश त्यागी जो है, वो कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई पर भी शक जता रहे हैं, लीलू त्यागी पर, क्योंकि शायद आखिरी बार वो उनके साथ देखा गया था। उसके बाद फिर पता नहीं चला, वो रिपोर्ट भी नहीं लिखा रहे थे। तो जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से लीलू त्यागी को बिना भनक लगे लीलू त्यागी के मोबाइल के भी कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। अब जब कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो ये कि 8 सितंबर जिस दिन रेशु त्यागी गायब हुआ था, उस दिन लीलू त्यागी का मोबाइल का जो लोकेशन था वो उसी जगह था मुरादनगर में जहाँ पे रेशु त्यागी का था। यानी 8 सितंबर को दोनों एक साथ थे। अब ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद रेशु त्यागी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, लेकिन शाम को फिर लीलू त्यागी का मोबाइल जो है वो गाजियाबाद में लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। इसके बाद पुलिस ने कुछ और लोगों से पूछताछ की और फिर लीलू त्यागी को उठा लिया। अब उससे सख्ती से पूछताछ की, उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया। लीलू त्यागी ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं मेरे भतीजे की गुमशुदगी की, लेकिन इत्तेफाक से जो मोबाइल था लीलू त्यागी का, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था और कुछ बातचीत वो रिकॉर्ड करके उसमें रख लेता था। उसे मालूम ही नहीं था कि ये उसके खिलाफ जाएगा। उसमें से एक रिकॉर्डिंग में बाकायदा लीलू त्यागी अपने कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है और वो कह रहा है कि कैसे रेशु त्यागी के हत्याकांड से, इस मर्डर से अगर पुलिस तक बात जाए तो हमें कैसे बचना है, क्या प्लान करना है, ये सारी चीज़ें। तो उस बातचीत से क्लियर हो गया कि लीलू त्यागी इस कत्ल में शामिल है। अभी एक बड़ा सबूत था, पुलिस ने सबूत की बिना पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद उससे अब सख्ती से पूछताछ हुई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फिर सारी कहानी उगल दी। उसने बोला, हाँ 8 सितंबर को मैं उसको अपने साथ बहला कर गाड़ी में लेकर आया था और मुरादनगर से दूर एक गंग नहर है, वहाँ पे ले जाकर गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया और फिर लाश को नदी में फेंक दिया। इस काम में एक रिटायर्ड उत्तर प्रदेश का दरोगा पुलिस का और उस दरोगे का नौकर, ये दोनों भी शामिल थे। उसके बयान के बाद इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब रेशु त्यागी के कत्ल का मामला सुलझ गया, लेकिन लाश मिली नहीं क्योंकि नदी में फेंक दी और नदी बहकर पता नहीं लाश कहाँ पहुंच गई। लगा यहाँ मामला खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। अब जब रेशु त्यागी के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके चाचा को गिरफ्तार किया जाता है तो अचानक परिवार के लोगों को फिर एक एक कर 4 और लोगों की याद आती है। उनमें से 3 हमेशा के लिए गायब, ना उनकी लाश मिली ना उनकी कोई खबर मिली। एक लाश मिली भी तो वो था कि कुछ उसने घर में ही जहरीली चीज़ खा ली और इस वजह से मौत हो गई। बच्ची थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब इन 4 लोगों की 3 की गुमशुदगी और चौथे की एक जहर से हुई मौत, ये परिवार वालों को याद आना शुरू हो गया। अब लगा कि कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची। अब पुलिस ने फिर 20 साल पुराने गुमशुदगी के पहले केस से इस मामले की शुरुआत की और लीलू त्यागी से अब और सख्ती से पूछताछ हुई। एक कत्ल के इल्ज़ाम में वो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था। उसे लगा अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी एक कत्ल हो या 10 कत्ल हो, सज़ा जो है वही होगी। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहानी बताई। जब उसकी कहानी सामने आई तो एक साइलेंट सीरियल किलर की कहानी थी। इन 20 सालों में ये उसका 5वां कत्ल था और सारे कत्ल उसने अपने फैमिली मेंबर के किए थे।
और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। क्यों, कैसे और क्या वजह थी कत्ल करने की, वो सारी कहानी उसने सुनाई। 20 साल पहले 2000 या 2001 की बात है। लीलू त्यागी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी को अपना निशाना बनाया। उसने 1 लाख रुपए में सुधीर त्यागी की सुपारी दी, अपने सगे बड़े भाई की। सुपारी किलर ने सुधीर त्यागी की हत्या की और ले जाकर लाश नदी में बहा दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कभी लाश बरामद नहीं हुई। लगा सुधीर त्यागी कहीं चले गए, बात परिवार में ही दबकर रह गई। अब इसके बाद ये हुआ कि सुधीर त्यागी की पत्नी, उस वक्त जवान ये दोनों थे, और उनकी 2 बेटियां थीं, एक 4 साल, एक 6 साल। अब लीलू त्यागी ने अपने बड़े भाई यानी सुधीर त्यागी की पत्नी यानी अपनी भाभी से शादी कर ली, ताकि उनके बच्चों, परिवार की सहमति से, कि अब कौन देखेगा, परिवार, बच्चे हैं। तो लोगों को लगा कि इसने बड़ा नेक काम किया, अच्छा काम किया। तो लीलू त्यागी ने अब अपने बड़े भाई, जिसका उसी ने कत्ल करवाया, उसकी विधवा से उसने शादी कर ली और दोनों बेटियों को भी अपना लिया। इनमें से एक बेटी जो थी वो 6 साल की थी और एक उस वक्त 7-8 साल की थी। शादी करने के बाद और पहले कत्ल, बड़े भाई के कत्ल के बाद 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद ये जो उसकी भतीजी थी, यानी जिसको अपना लिया था बड़े भाई की बेटी, उनमें से एक थी पारुल और एक थी पायल। पायल बच्ची थी, छोटी थी उस वक्त, 6 साल। एक रोज अपने बड़े भाई के कत्ल के ठीक 1 साल के बाद उसने पायल को जहर दिया और जहर देकर मार डाला। अब उसके बाद वो ऐसे ही लोगों को दिखाने लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, सांप ने काटा है, क्या किया। अस्पताल, पुलिस, पोस्टमार्टम, ये सब कुछ नहीं हुआ। लोगों को भी लगा कि बाप कह रहा है। वैसे भी उसकी एक तरह से तस्वीर ये थी कि इसने बड़े भाई की विधवा से शादी की है, दोनों बेटियों को अपनाया है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा था। तो इसीलिए पायल की मौत पर किसी को शक नहीं होता, बात आई गई हो जाती। अब पायल की मौत के 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद पायल की मौत के अब उसकी बड़ी बहन पारुल, उस वक्त उसकी उम्र हो गई थी 16 साल के करीब, 14-16 साल थी। जब उसकी बीवी अनीता लीलू की अपने मायके गई तो घर में कोई और था नहीं। इसने पायल को सोते हुए में गला घोट कर मार डाला और फिर इसी दरोगा और उसके नौकर की मदद से उसकी लाश को ले जाकर नहर में दूर फेंक दिया। पारुल की लाश कभी नहीं मिली उसके बाप की तरह, यानी सुधीर त्यागी की तरह। अब जब वो घर नहीं आई, उधर माँ आई, तो इसने इस हर तरफ ये फैला दिया कि उसकी बेटी का किसी से इश्क था और वो उस लड़के के साथ भाग गई है। बात इज्जत की भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। खानदान ने कहा हटाओ, कहाँ मुंह खोलेंगे, तब भी उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो अब तक करीब 4 साल में वो 3 कत्ल कर चुका था। पहला कत्ल अपने बड़े भाई का, दूसरा कत्ल बड़े भाई की छोटी बेटी का और तीसरा कत्ल बड़ी बेटी का। अब कायदे से उसका बड़े भाई का कोई वंशज बचा नहीं, अब सिर्फ उसकी बीवी थी जो अब उसकी बीवी हो चुकी थी। अब उसके रास्ते में एक और कांटा था। बड़े भाई के अलावा उनसे एक छोटे भाई भी था, ब्रजेश त्यागी। ब्रजेश त्यागी, अब ब्रजेश त्यागी के 2 बेटे थे, एक रेशु त्यागी और एक निशु त्यागी। बड़े बेटे के दोनों बेटियों जो भाई थे के कत्ल के बाद अब उसने निशाना बनाया उनसे अपने छोटे भाई के बच्चों को। करीब 8 साल पहले 2013 में एक रोज अचानक निशु त्यागी जो ब्रजेश त्यागी का बेटा था वो घर से गायब हो गया। काफी ढूंढा गया, मिला नहीं। पता चला कि उस निशु त्यागी को भी उसी रिटायर्ड दरोगा और उसके नौकर की मदद से इसी लीलू त्यागी ने, क्योंकि चाचा था, जानता था, बैला फुसला कर दूर ले गया, गला घोटा और फिर उसकी लाश भी नदी में बहा दी। तो अब ये 4 कत्ल हो चुका था। अब बचा सिर्फ एक उसके भाई का एक छोटा बेटा रेशु त्यागी, जो 8 सितंबर को गायब हो गया। 8 सितंबर को गायब हुआ, 15 सितंबर को रिपोर्ट लिखाई गई। 8 सितंबर को लीलू त्यागी ने अपने दूसरे भतीजे रेशु त्यागी को भी इसी तरह मारकर नहर में फेंक दिया। तो 20 साल में उसने 4 कत्ल किया। पहला कत्ल अपने बड़े भाई का, दूसरा कत्ल बड़े भाई की छोटी बेटी का, तीसरा कत्ल बड़े भाई की बड़ी बेटी का, चौथा कत्ल अपने दूसरे भाई के बड़े बेटे का और 5वां कत्ल अपने उसी बड़े भाई के छोटे बेटे का। जब पहला कत्ल उसने दूसरे भाई के बेटे का किया था,
निशु का। बेटा गायब था, लाश मिली नहीं, घर वाले रो रो कर ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। और इस गम में निशु त्यागी की माँ पागल हो गई, उसका मानसिक संतुलन खो बैठा और कहते हैं उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और वहीं भर्ती कर दिया गया। अपने बेटे की जुदाई में वो इस हाल में पहुंच गई और उसके बाद अब छोटे बेटे को ही मार डाला। अब उसके रास्ते में कोई नहीं बचा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका जो दूसरा भाई ब्रजेश जिंदा है, ये शरीफ है, लेकिन बहुत मुमकिन है उसका छठा शिकार उसका ये दूसरा भाई बनता, यानी ब्रजेश त्यागी। बड़े भाई सुधीर त्यागी को तो मार ही दिया था 20 साल पहले, छोटे भाई के दोनों बेटे को भी मार दिया। अब सिर्फ बचा भाई। पत्नी जो है वो मानसिक संतुलन खो बैठी, वो तो अस्पताल में है, किसी भी कानूनी दावे के लिए मतलब वो फिट ही नहीं है। तब हो सकता था छठा कत्ल वो अपने दूसरे भाई का करता। अब सवाल है कि सारे कत्ले 20 साल में बड़ी तसल्ली से टाइम ले लेकर उसने क्यों किया। 20 साल पहले लीलू त्यागी जब था तो वो उसके शुरू में गलत लोगों के साथ उठना बैठना था। उसी वक्त उसकी दोस्ती हुई एक यूपी पुलिस के दरोगा से, तब वो दरोगा था, बाद में रिटायर्ड हो गया। वो दरोगा अपने एक नौकर के साथ रहता था। उसे पता चला कि उसके जो पारिवारिक जायदाद है वो 3 भाई में बटेगा और इसने अपने गलत चाल चलन और उसकी वजह से बहुत सारे जो जायदाद का हिस्सा था लेके सब उड़ा दिया था। अब बचा था इन दोनों भाइयों के पास और वो मिलाकर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसे ये था कि इसका वारिस अकेला वो हो और उसका एक बेटा हो। लीलू त्यागी का एक बेटा भी था। तो उसे ये था कि इस पूरे जायदाद में ना उसके भाई के बच्चों का कोई हिस्सा हो, ना उसके दूसरे भाई के बच्चों का हो, सिर्फ उसका हो और उसके बेटे का हो। और बस इसीलिए उसने एक सारे कत्ल करने की प्लानिंग की और इसमें मदद ली उस रिटायर्ड दरोगा की। दरोगा जो है वो कत्ल करने और कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने का काम करता था और इसके बदले में वो 3 से 4 लाख रुपए लिया करता था। तो इसी तरह उसने अपने पूरे परिवार के 5 लोगों को मार दिया। परिवार में सिर्फ जिंदा बचा उसका दूसरा भाई और उसकी एक मानसिक रूप से जो बीमार पत्नी। तो अब उसे यह था कि ये जो लास्ट में 8 सितंबर को कत्ल किया निशु त्यागी का, उसके बाद था कि अब उसके रास्ते में जायदाद के हिस्से में कोई और कांटा बचा नहीं। भाई अपनी मर्जी से देगा या कितने दिन और जिंदा बचेगा। पत्नी की हालत खराब है, 2 जवान बेटे की तो मौत हो गई, तो इस सदमे के बाद कहाँ बचेगा। तो उसे लगा कि अब और कोई वारिस तो बचा नहीं, इस खानदान में मैं ही हूँ और उसका काम आसान हो गया था। लेकिन 5वें कत्ल में जो उसने गलतियाँ की, मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी, आखिरी बार उसको देखा गया, लोकेशन सेम मिला, वहाँ वो पकड़ा गया और इस तरीके से एक साइलेंट सीरियल किलर का सच जमाने के सामने आया। तो पैसा और जायदाद के लिए इस दुनिया में न मालूम कितने क्राइम, कितने जुर्म हुए हैं और ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि एक शख्स 20 साल से कत्ल कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी, बात पुलिस तक नहीं पहुंची। खानदान के लोगों को मालूम था, कम से कम जो जान पहचान के गांव वाले रिश्तेदार, कि एक एक करके घर से लोग गायब हो रहे हैं, तो उनको शक होना चाहिए था। और अगर शुरू में ही वो अलर्ट हो जाते, शुरू में ही वो समझ जाते, तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसे मौका मिला और वो एक के बाद एक कत्ल करता गया। इसीलिए चूंकि उसने बड़ी खामोशी से सारे कत्ल किए, भनक लगने नहीं दी, तो इसको एक साइलेंट सीरियल किलर के तौर पर देखा जा रहा है। और ये मामला अभी जस्ट खुला है, मतलब 10 दिन पहले की बात है। तो ये थी कहानी इस साइलेंट सीरियल किलर की। लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले आज क्राइम तक फैमिली मेंबर एक नेमत, इनका जन्मदिन है, सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे नेमत। इनके जो अब्बू हैं तौसीफ अरबियानी, उन्होंने भेजा है। मनीष कुमार साहब, कल इनका बर्थडे था, तो मनीष कुमार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें और सॉरी आपका एक दिन डिले हो गया। जानकी वसागिरी जी हैं और इनका जन्मदिन आज, तो जानकी जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। वी ए श्रीकांत इनके बेटे और जानकी जी के पति, इन दोनों की तरफ से और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से जानकी जी आपको जन्मदिन की बधाई। 24 सितंबर था इनका भी जन्मदिन। इसके अलावा अनमोल सिंह जी ने भेजा, अनमोल सिंह बाल लुधियाना से, इनकी भी मम्मी का जन्मदिन 24 सितंबर था। तो बहुत बहुत बधाई अनमोल जी, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अंशुमान ये भागलपुर दंगे के कहानी सुनना चाहते हैं, पहले भी शायद लिखा था, मैं जल्दी सुनाता हूँ। मोहित रुहेला हैं गाजियाबाद पिलखुआ से और ये फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा से इन्होंने मेल लिखा है, थैंक यू मोहित रुहेला साहब। शमशाद अंसारी हैं, अमित सूर्यवंशी हैं, 1959 कॉन्गो स्नेक की कहानी सुनना चाहते हैं, कई बार लिख चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद अब जल्दी सुनाना पड़ेगा। इसके अलावा
वैष्णव हैं भोपाल से, सीए कर रहे हैं। इन्होंने मेल आईडी ही मेरे नाम पे रखा, ये भी इन्होंने आज बताया और देखा भी मैंने, और ये नाराज़ भी थे, इनकी नाराज़गी भी दूर करनी ज़रूरी है। इनका एक सवाल था कि जो कल दिल्ली में हुआ गैंगस्टर, और जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इतने जो गैंगस्टर जिन पे इतने इतने मुकदमे होते हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन, इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती है? तो वैष्णव साहब, हमारे देश में जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अपनी एक उसका तरीका है काम करने का। सेक्शन अलग अलग केसेस में लगते हैं, मुकदमे की सुनवाई होती है। एक क्रिमिनल ने अगर 10 मर्डर किया है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ उन 10 मर्डर पे ही फैसला हो गया। सारे केसेस को अलग अलग देखा जाता है, हर केस का अलग अलग फैसला आता है। कुछ केस में बरी हो जाता है, कुछ में सजा होती है। और दूसरा, कहीं पे कानून में ये नहीं है कि हमारे यहाँ अगर ये गैंगस्टर है तो इसको सीधे फांसी की सजा दे दो, क्योंकि केस दर केस अदालत में, या जो उसके क्राइम है, क्राइम दर क्राइम, उस हिसाब से अदालत में बहस होती है, मुकदमे की सुनवाई होती है। डॉक्टर अनुभव शर्मा है ओमान से, और इन्होंने लिखा है कि जब पता था कि गोगी और ऐसे गैंगस्टर जिनकी जान को खतरा है राइवल गैंग से होता है, तो फिर जोखिम लेने की जरूरत क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? मैं बिल्कुल डॉक्टर अनुभव शर्मा आपसे इस बारे में सहमत हूँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। कई जैसे यूपी के गैंगस्टर हैं, मुख्तार अंसारी का हाल में ले लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हुई कोर्ट में। और कोरोना की वजह से पिछले 1.5-2 साल में ज़्यादातर मुकदमों की सुनवाई ऑलरेडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। इसमें सरकारी खर्चा भी बचता है, आपके पेट्रोल के पैसे भी बचते हैं, गाड़ियों का भी बचता है, सुरक्षा का जो तामझाम होता है वो भी बचता है। और कल जो केस था वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सुनवाई नहीं थी, NDPS एक्ट ड्रग्स का मामला था। अब जिसके ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन, इतने बड़े बड़े केस हैं, तो इस मामले की, ऐसे मामले की सुनवाई बिल्कुल, और जहाँ पे खासतौर पे थ्रेट इतना है, परसेप्शन ज़्यादा होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छा हल है ऐसी चीज़ों से बचने का।